ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपका स्विचिंग रहेगा। स्क्रीन तो मैं शेयर कर चुका हूँ आपको ऑलरेडी, हाँ उस टाइम तो कन्फर्मेशन था, ठीक है छोड़ो। तो स्विचिंग में बेसिकली जो लेयर 2 पार्ट आपका होता है ना, जैसे आपने देखा था कि ओएसआई के टाइम मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था कि आपके कुछ डिवाइसेस होते हैं, वो डिवाइस आपका कहाँ पे काम करते हैं, आपके कुछ लेयर्स होते हैं, जैसे आपके पास लेयर 1 या फिर आपका फिजिकल लेयर, उसके बाद लेयर 2 या फिर आपका डेटा लिंक लेयर, फिर आपके पास होता था लेयर 3 या फिर आपके पास नेटवर्क लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर। ये 4 लेयर आपके पास होते थे जिसमें आपके कुछ डिवाइसेस काम करते थे। तो इसी तरह मैंने आपको बताया था बेसिकली लेयर 7 में आपका क्या होता है, आपका जो डिवाइस आपका पीसी वगैरह होते हैं ना, वो आपका लेयर 7 पे जो एप्लीकेशन डायरेक्ट होते हैं उस पर आपका काम करने के लिए ये डिवाइसेस आपका काम करते हैं। लेयर 3 पे मैंने आपको बताया था आपका राउटर और मल्टी लेयर स्विचेस वगैरह काम करते हैं। लेयर 2 पे मैंने आपको बताया था कि आपके कुछ स्विचेस होते हैं जो कि आपके लेयर 2 पे काम करते हैं। हालांकि उसी स्विच के ऊपर ही हम आज बात करेंगे कि उस स्विच को यूज करके हम अपने नेटवर्किंग में कैसे क्या सब कर सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास है स्विच को यूज करके या फिर एक लेयर 2 डिवाइस को यूज करके, उसके ऊपर सारे चीज़ जो है अभी हम देखेंगे। ये टोटल हमारा स्विचिंग का टॉपिक आ जाएगा। तो सबसे पहले हम पहले कुछ स्विचेस के बारे में हम इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। तो अपने पास होते हैं जो स्विचेस होते हैं ना, ये स्विच अपने पास 2 तरह का होता है, ठीक है। 2 तरह में आपके पास एक मैनेजेबल होता है, स्पेलिंग थोड़ा आप देख लेना, और एक आपके पास होता है नॉन मैनेजेबल, ठीक है। मैनेजेबल मतलब जिस स्विच के अंदर आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर सकते हो या फिर कुछ मैनेजमेंट का काम आप कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, या फिर कुछ मॉडिफिकेशन कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो भी चीज़ आपके हिसाब से आप कर सकते हो, उस तरह का स्विच को हम मैनेजेबल स्विच बोलते हैं। नॉन मैनेजेबल स्विच मतलब वो एक स्विच है लेकिन उसमें आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। वो इस तरह का एक जनरल सा आपके पास स्विच है, हब की तरह आप मान सकते हो। उसमें क्या है, बस आपको कुछ पोर्ट्स मिलेंगे देखने के लिए, उस पोर्ट में बस आप अपना डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो ताकि आप मल्टीपल डिवाइस को एक साथ कम्युनिकेट कर पाए। लेकिन जो स्विच में आपके पास जितने भी फीचर्स होते हैं ना स्विचिंग के लिए, वो सारे फीचर्स आप वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। तो उस तरह का स्विच को हम क्या कहते हैं, नॉन मैनेजेबल स्विच। हालांकि यहाँ पे हम इन स्विचेस के बारे में हम नहीं जानेंगे। इन स्विचेस को जनरली अगर मैं मानता हूँ, मैं जनरली हब की तरह ही मान लेता हूँ। हालांकि उसमें बस एक ही चीज़ होता है, हब में आपका क्या होता है, जो ब्रॉडकास्ट होता है ना हमेशा, उसमें हमेशा आपका ब्रॉडकास्ट नहीं होता है और आपको वहाँ पे हर एक पोर्ट के लिए आपको कोलिजन डोमेन मिल जाता है। लेकिन आप उसमें स्विचिंग का जितने भी हमारे पास एसटीपी वगैरह हो गया या फिर अपने पास जितना कॉन्फ़िगरेशन वगैरह स्विचिंग से रिलेटेड होता है ना, वो सब हम नहीं कर सकते। इसलिए हमें नॉन मैनेजेबल स्विचेस से कोई लेना देना नहीं है। इसको बस हम क्या करते हैं, उसमें अपना डिवाइस को एक कनेक्ट करके हम राउटर वगैरह में कनेक्ट कर देते हैं एक कनेक्शन, और बाकी जितने भी पोर्ट्स हमारे पास होते हैं उसमें हम अपना डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हम स्विचिंग के बारे में पढ़ेंगे वो हमारा बेसिकली ये जो मैनेजेबल स्विच है ना, इस मैनेजेबल स्विच के ऊपर हम देखेंगे। तो इसमें भी हमारे पास 2 तरह का स्विच होता है, एक लेयर 2 स्विच आप मान सकते हो, एक लेयर 3 स्विच आप मान सकते हो। लेयर 2 स्विच मतलब आप ऐसा मानो कि जो जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ जो लेयर 2 डेटा लिंक लेयर में जो भी चीज़ हमारे पास होता है ना, जैसे इथरनेट का जो फ्रेमिंग वगैरह जो काम होता है आपका, उसी तरह का जो भी चीज़ कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो भी उसी तरह का डाटा ट्रांसफर करने के लिए हम जो स्विच को यूज करते हैं उसे हम लेयर 2 स्विच बोलते हैं। लेयर 3 स्विच मतलब हमारे पास ऐसा होता है जिस स्विच के पास हम क्या करते हैं कि राउटिंग का कैपेबिलिटी भी रखते हैं प्लस स्विचिंग का कैपेबिलिटी भी हम रखते हैं, ठीक है। लेयर 2 में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो भी आपका डाटा ट्रांसफर वगैरह या डाटा फॉरवर्डिंग होता है ना, वो आपका बेसिकली फिजिकल एड्रेस जो होता है ना, या फिर लेयर 2 इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर ही आपका होता है। मतलब आपके पास जैसे मैक एड्रेस डेटा लिंक लेयर पे अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास एक फिजिकल एड्रेस होता था जिसके बारे में हमने भी बात किया था, आपके पास मैक एड्रेस होता था। तो उस लेयर 2 के इन्फॉर्मेशन के बारे में ठीक है, तो उस लेयर 2 इन्फॉर्मेशन को लेके या फिर उस लेयर 2 इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते थे, लेयर 2 स्विच पे हम डेटा फॉरवर्डिंग जो होता है ना वो करते हैं। और लेयर 3 मतलब उसमें क्या है, लेयर 2 प्लस लेयर 3 दोनों चीज को हम मिला के हम अपना काम करते हैं, या फिर उसके पास राउटिंग का कैपेबिलिटी होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे क्या बात होता है आपके पास अगर आप डिजाइन के बारे में बात करोगे ना, तो सिस्को ने क्या किया, डिजाइनिंग के अकॉर्डिंग या फिर आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग उसने 3 लेयर आपका डिफाइन किया है, ठीक है। डिजाइन या फिर आर्किटेक्चर के हिसाब से आपका 3 लेयर यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एक लेयर आपके पास है ऊपर का कोर लेयर, दूसरे आपके पास एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर, और एक आपके पास होता है एक्सेस लेयर, ठीक है। हम बेसिकली क्या करते हैं, इस लेयर को इसलिए डिवाइड किया गया है, जो एक्सेस लेयर होता है ना, इस एक्सेस लेयर में आप क्या करते हो, कुछ एक्सेस स्विचेस आप कनेक्ट करते हो, और इन स्विचेस के पास हम कोई राउटिंग कैपेबिलिटी या फिर कोई आईपी एड्रेस वगैरह हम कॉन्फ़िगर नहीं करते हैं इन स्विचेस के ऊपर,
ठीक है। इन स्विचेस के ऊपर आपका जो जो आपका ट्रैफिक ट्रांसफर होता है या फिर डेटा ट्रांसफर आपका किया जाता है वो लेयर 2 के बेस पे आपका किया जाता है। लेयर 2 जो भी आपका लेयर 2 का इन्फॉर्मेशन है डेटा लिंक लेयर पे, उसके अकॉर्डिंग आपका जो भी डेटा ट्रांसफर होता है ऐसे होता है। मान लो आपका ये एक डिवाइस है, ये एक डिवाइस है, इन दोनों डिवाइस के बीच अगर कोई कम्युनिकेशन चल रहा है या फिर इसके पास कोई कम्युनिकेशन इनके बीच चल रहा है ना, तो उस कम्युनिकेशन के लिए इसमें आपका डिवाइस जो होता है ना, जो स्विच आपका काम करता है या फिर जो स्विच आप लगाते हो, वो स्विच आपका कभी आईपी एड्रेस के इन्फॉर्मेशन को नहीं देखते हैं। वो क्या करते हैं, आपका लेयर 2 जो भी इन्फॉर्मेशन है, जैसे VLAN इन्फॉर्मेशन वगैरह हो गया, मैक एड्रेस वगैरह हो गया, उसके अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, ये डिवाइस मान लो आपका ए नाम का डिवाइस था, ये था सी नाम का डिवाइस। अगर ए सी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये क्या करते थे, आपका VLAN इन्फॉर्मेशन चेक करके फिर आपके पास जो भी लेयर 2 इन्फॉर्मेशन मतलब मैक एड्रेस VLAN जो भी आपके पास है, उसी के अकॉर्डिंग आपका डेटा ट्रांसफर ये यहाँ तक कर देते थे। आईपी एड्रेस वगैरह कुछ भी इन्फॉर्मेशन इनके पास, ये जो स्विचेस है इनके पास नहीं है। फिर हम क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे भी आपके कुछ स्विचेस आते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विचेस जो होते हैं ना, उनके पास क्या होता था, आपका एक्सेस लेयर का जो भी स्विचेस है वो कनेक्ट होते थे। जब भी ये डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के स्विच जब भी एक्सेस लेयर के स्विच के साथ कोई कम्युनिकेट करेंगे ना, तो वो कम्युनिकेशन आपका लेयर 2 मतलब इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपका होता है, जो भी आपका लेयर 2 इन्फॉर्मेशन होता है। उसके बाद आपका कोर लेयर पे आपके पास कुछ राउटर्स होते हैं या फिर आप स्विचेस भी लगा सकते हो, लेकिन कोर लेयर के साथ इस डिस्ट्रीब्यूशन से जब भी आपके पास कुछ भी कम्युनिकेशन होता था ना, वो लेयर 3 कम्युनिकेशन आपका होता था, जो कि आईपी एड्रेस या फिर आपका आईपी नेटवर्क के बेस पे होता था। ठीक है, इसीलिए आपका क्या होता था, ये जो आपका इस लेयर पे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर पे जो आपका स्विच लगता है ना, इसको आप लेयर 3 स्विच या फिर मल्टी लेयर स्विच आप बोलते हो। क्यों? क्योंकि ये स्विच जब भी कोई कम्युनिकेशन या फिर कुछ भी काम करने की कोशिश करता है तो वो लेयर 2 एंड लेयर 3 बोथ बेस पे वो काम करता है, इसके पास बोथ की कैपेबिलिटी होता है, इसीलिए इसको हम मल्टी लेयर स्विच या फिर लेयर 3 स्विच भी हम कभी कभी इसे बोल लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपका जो एक्सेस लेयर स्विचेस होते हैं वो प्योर आपका लेयर 2 इन्फॉर्मेशन के बेस पे जो भी डेटा लिंक लेयर का आपका इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग वो क्या करते हैं, अपना डेटा जो है ट्रांसमिट करते हैं। या फिर आप इस तरह का भी मान सकते हो, लेयर 2 में एक्सेस लेयर में जो स्विचेस आपका लगते हैं वो आपका लेयर 2 स्विचेस होते हैं। वो हमेशा जब भी उनको डेटा ट्रांसफर करने की या फिर डेटा ट्रांसमिट करने की जरूरत होता है, वो क्या करते हैं, फ्रेम के अकॉर्डिंग डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। और आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर जो होता है ना, इसके पास फ्रेम एंड पैकेट दोनों को ट्रांसमिट करने की कैपेबिलिटी होता है। जब भी इसके पास कोई पैकेट रिलेटेड डेटा आता है तो उससे भी वो पढ़ सकता है, और उसको रिलेटेड जो भी डेटा जहाँ पे भेजना है, राउटिंग करना है या कुछ भी करना है, वो उससे भी आपका जो डिसीजन होता है ना डेटा ट्रांसमिट करने के लिए, वो भी कर लेता है। उसके साथ साथ अगर उसके पास कोई फ्रेम रिसीव होता है, उस फ्रेम को भी वो समझ के फ्रेम से रिलेटेड लेयर 2 का जो कम्युनिकेशन होता है ना, वो भी कर लेता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको दो तरह का स्विच देखने को मिलेंगे। आपको एक्सेस लेयर में आपका एक स्विच देखने को मिलता है जो कि आप लेयर 2 स्विच बोलते हो। इसमें आपको मल्टी लेयर स्विच आपको देखने को मिलता है जो कि लेयर 2 लेयर 3 दोनों के बेस पे काम कर सकता है। आगे हम जब देखेंगे हम ऐसे भी जानेंगे कि लेयर 2 स्विच पे भी हम क्या कर सकते हैं, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन उसका क्या काम है, किस लिए हम करते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो बेसिकली आप अभी के लिए देखो, आपके पास जो मैनेजेबल स्विचेस होते हैं उसमें हमारे पास दो तरह का स्विच है, एक लेयर 2 स्विच और एक लेयर 3 या फिर आप उसे मल्टी लेयर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब हम बेसिकली बस छोटा सा इंट्रोडक्शन हमने ले लिया कि स्विच में क्या क्या स्विच हमारे पास हो सकते हैं, किस तरह का हो सकते हैं। अब हम देखेंगे एक्चुअली स्विचिंग किसे कहते हैं। मतलब हमारे पास डिवाइस स्विच है तो उसे हम स्विच बोल लेते हैं, लेकिन फिर स्विचिंग क्या होता है एक्चुअली, उसके बारे में हम देखेंगे। तो बेसिकली ये मान लो आपके पास एक स्विच है, ठीक है, इसमें ये एक पोर्ट है, ये एक पोर्ट है, इसमें एक डिवाइस है, इसमें भी आपका एक डिवाइस कनेक्ट है। ये डिवाइस को आप ए मान लो, इस डिवाइस को आप बी मान लो। अभी क्या है, ए डिवाइस कम्युनिकेट करना चाहता है बी के साथ। ठीक है, अभी स्विचिंग हम किसे कहेंगे, जब भी ए वाला डिवाइस बी के साथ कम्युनिकेट करेगा तो ए वाला डिवाइस अपना जो डेटा है ना, वो सारे डेटा वो किसको दे देगा, स्विच को दे देगा। फिर स्विच एक ऐसा डिवाइस है जो बीच में बैठा है, जो आपका डिसीजन ले हो सकता है। आपके पास यहाँ पे एक सी नाम का भी डिवाइस हो सकता है। 1 सेकेंड। ठीक है, तो आपके पास जो स्विच है ना, वो बीच में आपके पास एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस बैठा है। अभी डिसीजन स्विच के हाथ पे है कि ए ने डेटा भेजा स्विच को, अभी डिसीजन स्विच के हाथ पे है कि मेरे को किसको भेजना है। अगर ए बी को भेज रहा है इन्फॉर्मेशन, तो स्विच का भी डिसीजन यही है ना कि जो भी इन्फॉर्मेशन ए भेज रहा है बी को, वो बी के पास आना चाहिए, सी के पास नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली स्विचिंग आपका एक इस तरह का प्रोसेस है। उसमें आपका क्या होता है, डेटा जो एक पोर्ट में जो डेटा रिसीव हो रहा है उसे फिर दूसरे पोर्ट तक लाना और कौन से पोर्ट पे डेटा भेजना है, उसके लिए जो भी आपका प्रोसेस होता है ना, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, स्विचिंग बोलते हैं।
अगर आप इसको थोड़ा डेफिनेशन के लिए अगर आप चले जाओगे तो उसका डेफिनेशन आप ऐसा मान सकते हो कि रिसीविंग फ्रेम फ्रॉम वन इंटरफेस, ओके, receiving frame on one port or one interface and forwarding it via another interface, the whole process is known as switching. मैं इसे लिख लेता हूँ थोड़ा। मैं यहाँ पे फ्रेम का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे सारे जो इन्फॉर्मेशन आपका है ना वो डेटा लिंक लेयर का है। ठीक है, एक पोर्ट पे जो डेटा या फिर जो भी फ्रेम आपके पास रिसीव हो रहा है उसको फिर दूसरे पोर्ट में फॉरवर्ड करना, जो उसके लिए रिलेटेड पोर्ट है, जिस पोर्ट से डेटा जाना चाहिए उस पोर्ट में फॉरवर्ड करना। कौन से बेसिस पे? जो लेयर 2 इंफॉर्मेशन आपका है, या फिर आप मैक एड्रेस भी लिख सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेस आप ऐसा भी लिख सकते हो, या फिर लेयर 2 इंफॉर्मेशन आप लिख सकते हो। दिस होल प्रोसेस इज नोन एज स्विचिंग। इसी प्रोसेस को हम स्विचिंग बोलते हैं। बेसिकली हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन स्विच के ऊपर करेंगे इसी के लिए तो हम करेंगे ना। हमारा एक पोर्ट पे अगर डेटा आ रहा है उसे दूसरे पोर्ट में कैसे सक्सेसफुली डेटा जो है वो ट्रांसमिट हो जाए, कम्युनिकेट दूसरे डिवाइस के साथ हो जाए, यही तो कम्युनिकेशन कराना हमारा जो नेटवर्किंग का मकसद तो यही था ना। तो इसी को जब हम स्विच के ऊपर करेंगे तब उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं? स्विचिंग उसे बताते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्चुअली ये जो होल प्रोसेस आपका है ना, ये होल प्रोसेस आपका होता कैसा है उसके ऊपर हम थोड़ा देखेंगे। लेयर 2 स्विचिंग आपका एक्चुअली होता क्या है। उससे पहले हम थोड़ा देखेंगे मैक एड्रेस के बारे में। ठीक है, आपका क्या होता है, जब भी आपके पास कोई स्विचेस होते हैं ना, जो भी कोई भी स्विच आपके पास होता है उस स्विच में भी आपके पास कुछ मैक एड्रेस होता है। आपके पास जो भी डिवाइस कनेक्ट होता है ना उस डिवाइस में भी आपका एक मैक एड्रेस होता है। हर एक पोर्ट के लिए आपका एक अलग अलग सा मैक एड्रेस होता है। ठीक है, आपके पास किसी भी नेटवर्किंग का डिवाइस आपके पास हो, उसमें जो पोर्ट होता है ना, जैसे आपके लैपटॉप में एक इथरनेट पोर्ट है, हर एक पोर्ट के लिए आपका एक फिक्स फिजिकल एड्रेस या फिर मैक एड्रेस आपके लिए होता है। और स्विच हमेशा आपका क्या करता है, जब भी हम लेयर 2 स्विचिंग के बारे में बात करते हैं ना, तो वो मैक एड्रेस के बेसिस पे ही आपका डेटा जो है ना उसको ट्रांसमिट करता है, ना कि आईपी के बेसिस पे। वो बस मैक एड्रेस के बेस पे ही डेटा ट्रांसमिट करता है। अगर आप जनरल स्विच के लिए अगर आप बात करोगे तो हर एक स्विच के लिए आपको एक बेस मैक एड्रेस देखने को मिलता है। ठीक है, और ठीक है, आपके स्विच के पास क्या होता है, एक आपके पास बेस मैक एड्रेस होता है जो कि पूरे स्विच के लिए होता है, और हर एक पोर्ट के लिए आपका एक एक अलग सा मैक एड्रेस आपका होता है। जितने भी पोर्ट आपके स्विच के पास है उतना आपको अलग अलग सा मैक एड्रेस देखने को मिलते हैं। अगर आपके पास एक 24 पोर्ट वाला स्विच है तो उसमें आपको टोटल 25 मैक एड्रेस देखने को मिलेंगे। एक मैक एड्रेस आपका स्विच का बेस मैक एड्रेस होगा, और 24 पोर्ट के लिए आपको 24 मैक एड्रेस जो है वो देखने को मिलेगा। आपका स्विच जब भी कोई डेटा ट्रांसमिट करने की जब भी कोई डिसीजन लेता है ना, वो किस तरह का डिसीजन लेता है और वो कैसे ले लेता है। मतलब मैंने वहाँ पे आपको बताया कि एक पोर्ट से ए वाला जिस पोर्ट से कनेक्ट है उससे डेटा लेके वो क्या कर रहा है, बी वाले जिस पोर्ट से कनेक्ट है उसमें वो दे देता है। लेकिन इसको ये देता कैसा है, हमेशा अगर हम बात करेंगे और लेयर 2 इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। ठीक है, आपका स्विच क्या करता है, जब भी ये कोई डेटा ट्रांसमिट करता है ना, ये डेटा ट्रांसमिशन जो भी उसका डिसीजन लेना है वो कौन से ऊपर डिसीजन लेता है, आपका मैक एड्रेस को देख के। इसमें एक्चुअली आपका ऐसा होता है
ठीक है। आपका स्विच क्या करता है, जब भी आप स्विच की किसी पोर्ट में किसी डिवाइस को कनेक्ट कर लेते हो ना, स्विच क्या करता है, स्विच एक मैक एड्रेस टेबल मेंटेन करता है। ठीक है, स्विच के पास एक टेबल होता है जिसमें वो क्या करता है, सारे डिवाइस जो भी उससे कनेक्टेड है ना, उस डिवाइस का मैक एड्रेस जो है उसे मेंटेन करके रखता है कि कौन से पोर्ट में कौन सा वाला डिवाइस मेरा कनेक्टेड है। ये इस मैक एड्रेस को कैसे वो, मतलब मैक एड्रेस की इंफॉर्मेशन वो कैसे ले लेता है, उसके बारे में भी मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, तो आपका ऐसा होता है, मान लो ये आपके पास एक स्विच था, इसमें एक पोर्ट था जिसके साथ एक डिवाइस कनेक्ट था, और उस डिवाइस का मैक एड्रेस मैं ये मान रहा हूँ, और ये पोर्ट का नंबर 1 है। तो ये जब भी कोई फ्रेम या फिर कोई भी डेटा स्विच की तरफ भेजता है ना, और स्विच के इस इंटरफेस में स्विच को कोई भी किसी भी इंटरफेस से स्विच को किसी भी तरह का डाटा अगर रिसीव हो जाता है ना, या फिर फ्रेम उसको रिसीव हो जाता है, तो स्विच सबसे पहले क्या करता है, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने जो मैक एड्रेस टेबल होता है ना स्विच का, उस टेबल में एक एंट्री कर लेता है। ठीक है, किस तरह का एंट्री वो बनाता है, पोर्ट नंबर 1 इज कनेक्टेड टू मैक एड्रेस ए, इस तरह का। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे, आगे देखेंगे मैक एड्रेस टेबल में क्या क्या फील्ड्स होता है, अभी के लिए आप बस यही समझ लो। इस तरह का ये करता है कि नंबर 1 नंबर पोर्ट के साथ मेरा ए मैक एड्रेस वाला डिवाइस कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक डिवाइस था बी, यहाँ पे एक डिवाइस था सी। ठीक है, ये 2 नंबर पोर्ट, ये 3 नंबर। इसी तरह का बी अगर कोई फ्रेम भेजता है ना स्विच की तरफ, स्विच फिर एक एंट्री बना लेता है, 2 नंबर पोर्ट इज कनेक्टेड टू मैक एड्रेस बी डिवाइस। सी अगर कुछ भी फ्रेम वगैरह स्विच के पास भेज देता है, फिर वो एंट्री एक बना लेता है, 3 नंबर पोर्ट इज कनेक्टेड टू सी। अब देखो, जब इसके पास ये मैक एड्रेस टेबल का एंट्री हो गया, अभी अगर ए वाला डिवाइस कोई भी डेटा बी को भेजना चाहता है, स्विच देखता है कि डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, क्योंकि आपका लेयर 2 का जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, उसमें आपका सोर्स मैक एड्रेस और आपको डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखने को मिलते हैं। सोर्स मैक एड्रेस मतलब जो डिवाइस आपका जो डेटा सेंड करना चाहता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मतलब जिसको वो सेंड करना चाहता है। तो ए क्या कर रहा है, वहाँ पे सोर्स मैक एड्रेस ए और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जो इथरनेट हेडर पे वो बी मेंशन करके भेज रहा है। तो स्विच को पता चल गया सोर्स वाला मैक एड्रेस ए है, तो उससे उसने एक एंट्री बना ली कि एक 1 नंबर पोर्ट इज कनेक्टेड टू मैक एड्रेस ए डिवाइस, देन डेस्टिनेशन इज बी। तो स्विच अभी क्या करेगा, अभी इस मैक एड्रेस टेबल जो होता है ना, उसमें वो ढूंढता है कि बी नंबर मैक जो होता है ना, वो मेरा कौन से नंबर पोर्ट पे कनेक्ट है। अभी स्विच को इस वाले मैक एड्रेस जो टेबल होता है उससे उसे इन्फॉर्मेशन मिल गया कि बी वाले जो मैक एड्रेस जिस डिवाइस के पास है वो मेरा 2 नंबर वाला पोर्ट पे है। तो स्विच अभी क्या करता है, 2 नंबर वाले पोर्ट से जो डेटा है ना उसको एग्जिट करा देता है, ताकि बी के पास आपका डेटा जो है वो पहुंच जाता है। हालांकि 2 प्रोसेस आपका होता है हमेशा। स्विच जब भी कोई डेटा रिसीव करता है ना, सबसे पहले ये क्या करता है, एक मैक एड्रेस टेबल में एंट्री बना लेता है, मतलब जो डिवाइस आपका डेटा भेज रहा है जिस नंबर वाले पोर्ट पे रिसीव हुआ उसका इंफॉर्मेशन वो एक एंट्री बना लेता है। फिर वो क्या करता है, मैक एड्रेस टेबल को देख के डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए कौन से पोर्ट से डेस्टिनेशन मैक एड्रेस कनेक्टेड है, उस मैक एड्रेस टेबल को देख के वो क्या करता है, फिर डेटा फॉरवर्डिंग के लिए जो डिसीजन होता है ना, वो डिसीजन आपका स्विच ले लेता है। इसको मैं लिख लेता हूँ।
ठीक है। तो आपका स्विच बेसिकली क्या करता है, जब भी कोई डेटा उसको रिसीव हो जाता है तो हमेशा वो क्या करता है, सबसे पहले एक मैक एड्रेस टेबल में एंट्री बना लेता है सोर्स मैक एड्रेस को देख के। फिर वो क्या करता है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस को देख के जो आपके पास मैक एड्रेस टेबल होता है उस टेबल के अंदर वो क्या करता है, एंट्री ढूंढता है कि इस वाले मैक एड्रेस मेरा कौन सा नंबर पोर्ट पे कनेक्टेड है, और उसी पोर्ट से वो क्या करता है, आपका डेटा जो होता है उसको एग्जिट करा देता है। इसी तरह का आपका स्विच जो है फॉरवर्डिंग डिसीजन लेता है। तो हम बेसिकली अभी के लिए थोड़ा देखेंगे कि स्विच के पास जो मैक एड्रेस टेबल है ना, वो मैक एड्रेस टेबल में हमारे पास 4 फील्ड होते हैं। उस मैक एड्रेस टेबल को अगर हम किसी भी स्विच पे चेक करना चाहेंगे तो हमारे पास कमांड होता है शो मैक एड्रेस टेबल। ये वाला कमांड अगर आप किसी भी स्विच के ऊपर चलाते हो तो आपको मैक एड्रेस टेबल जो होता है ना वो आपको दिख जाता है। हालांकि इस डिवाइस को अभी के लिए कोई एंट्री नहीं मिला है, इसलिए वो कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है। ठीक है, इसके पास अभी कोई भी एंट्री नहीं है, इसलिए वो आपको नहीं दिखा रहा है। हालांकि और एक आपके पास एंट्री होता है, नहीं ये उसके बारे में भी नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो इस डिवाइस के पास आपके पास अभी के लिए कोई एंट्री नहीं है, इसलिए वो कुछ नहीं दिखा रहा है। लेकिन ये फील्ड के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। मैंने जैसा आपको बताया था, यहाँ पे आपके 4 फील्ड होते हैं। स्विच आपका क्या करता है, ठीक है, सबसे पहले फील्ड आपका होता है VLAN करके। VLAN वाला फील्ड में आपका क्या इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। जो VLAN वाला आपके पास फील्ड है ना, उस फील्ड में बेसिकली आपका इन्फॉर्मेशन यही होता है। ये वाले फील्ड पे आपको इन्फॉर्मेशन यही देखने को मिलेगा कि जो डिवाइस का जिस पोर्ट में वो डिवाइस कनेक्ट है आपका स्विच का वो पोर्ट बेसिकली कौन से VLAN का मेंबर है। ये हम थोड़ी आगे मैं पैकेट ट्रेसर में भी आपको डेटा ट्रांसमिट करके दिखा दूंगा, ये कौन से डिवाइस का आपका कौन से VLAN का मेंबर है। उसके बाद आपके पास सेकेंड फील्ड होता है मैक एड्रेस। ये बेसिकली मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइस। ठीक है, और भी थोड़ा हम बात करेंगे। उसके बाद टाइप फील्ड बेसिकली आपका ये दिखाता है व्हिच काइंड ऑफ एंट्री। स्टैटिक और डायनामिक, इसके बारे में हम थोड़ी देर में बात कर लेंगे। उसके बाद आपके पास एक है पोर्ट्स, नंबर ऑफ पोर्ट। ठीक है, या फिर आप पोर्ट नंबर इसे मान सकते हो। तो बेसिकली चार इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मैंने लिखा है। एक मैक एड्रेस टेबल में आपके पास क्या होता है, आपके पास एक स्विच है। आप मान लो ये वाला डिवाइस कनेक्ट था जिसका मैक एड्रेस था आपके पास A। अभी स्विच कैसे, ये 1 नंबर वाला पोर्ट पे कनेक्ट था। ठीक है, अभी स्विच आपका मैक एड्रेस जो टेबल होता है ना, उस टेबल में कैसे एंट्री बताएगा। आपका सबसे पहले उसने इन्फॉर्मेशन लिखा VLAN के बारे में, उसके बाद मैक, उसके बाद आपके पास था एंट्री टाइप, और उसके बाद आपका पोर्ट। हम यहाँ से देखते हैं। सबसे पहले हम इस तरफ से स्टार्ट करेंगे। पोर्ट मतलब कौन से वाले पोर्ट पे वो वाला डिवाइस कनेक्ट है। मतलब मैंने आपको क्या बताया, स्विच कब उसका मैक एड्रेस टेबल एंट्रीज कब बनाता है, जब भी उसके पास कोई फ्रेम रिसीव होता है तब। मतलब ए वाला डिवाइस किसी दूसरे डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है, उसने कुछ फ्रेम या फिर कुछ डेटा स्विच के तरफ भेजा। स्विच के इस इंटरफेस पे वो डेटा रिसीव होते ही, जो भी पैकेट उसके पास आया या फिर जो भी डेटा उसके तरफ से ए के तरफ से आया, स्विच के वो वाला जो 1 नंबर इंटरफेस है ना, उस इंटरफेस पे एंट्री होते ही वो डेटा स्विच सबसे पहले क्या करेगा, एक मैक एड्रेस टेबल में एंट्री बना लेगा। किस तरह का बनाएगा, अभी स्विच देखेगा कि मेरा 1 नंबर वाला पोर्ट पे जो है डेटा का एंट्री आया है, एक पैकेट रिसीव हुआ है। ठीक है, पोर्ट के इन्फॉर्मेशन में उसने सबसे पहले में एंट्री में 1 दे दी। किस तरह का डेटा मैं यहाँ पे एंट्री किस तरह का यहाँ पे बना रहा हूँ, मतलब मैक एड्रेस टेबल में किस तरह का एंट्री बना रहा हूँ वो टाइप फील्ड में रखेगा। मतलब आप चाहो तो स्टैटिकली भी आप एंट्री बना सकते हो, मैन्युअली कौन से वाले पोर्ट पे जो कौन से मैक एड्रेस को आप अटैच करना चाहते हो उस तरह का भी आप एंट्री बना सकते हो। उस जगह पे आपका ये जो टाइप फील्ड है ना,
इसमें आपको स्टैटिक दिखाएगा। अगर बाय डिफॉल्ट आपका स्विच के पास किसी डिवाइस ने डेटा भेजा है और उस डेटा वाला पैकेट से आपका स्विच अगर कोई एंट्री बना रहा है तो वो एंट्री आपका डायनामिक होता है। ठीक है, आपको दो तरह के एंट्री मिलते हैं। अगर आप स्विच के ऊपर खुद बैठ के स्विच के कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाके कोई अगर एंट्री बनाते हो मैक एड्रेस टेबल में, तो उस तरह का एंट्री जो है ना वो आपका होता है स्टैटिक एंट्री। अगर स्विच के पास कोई फ्रेम रिसीव हुआ है और उस फ्रेम से इंफॉर्मेशन निकाल के स्विच ऑटोमेटिकली एक अगर एंट्री बना रहा है मैक एड्रेस टेबल में ना, तो उस तरह का एंट्री को हम डायनामिक एंट्री बोलते हैं। फिर उसके बाद ये चेक करेगा कि डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है। अभी ए वाला डिवाइस सोर्स मैक एड्रेस से उसने बनाता है ना, मैंने आपको बताया कि जो सोर्स मैक एड्रेस होता है उस वाले फील्ड से, उसी से वो क्या करता है इन्फॉर्मेशन जो है मैक एड्रेस टेबल में डाल देता है कि वो चेक करेगा सोर्स मैक एड्रेस क्या है। अभी उसे सोर्स मैक एड्रेस मिला ए। सोर्स मैक एड्रेस मतलब जो डिवाइस आपका डेटा भेज रहा है, जिसने भेजा है। उसके बाद वो चेक करेगा कि ये जो 1 नंबर वाला पोर्ट है ना, ये कौन से VLAN का मेंबर है। ठीक है, VLAN 1 का मेंबर है, 2 का मेंबर है, 3 का मेंबर है। हालांकि कैसे मेंबर बनाएंगे हम आगे VLAN वाले टॉपिक में देखेंगे। अभी के लिए मान लो 1 वाला VLAN का मेंबर था, या आप ऐसा मान लो 10 नंबर वाला VLAN का मेंबर था। तो इस तरह का आपका एंट्री होता है। स्विच ने इसी तरह का आपका क्या करता है, जब भी कोई पैकेट या फ्रेम रिसीव होता है एक एंट्री बना लेता है। और उसके बाद मान लो और एक डिवाइस था बी नाम का, उसने भी कुछ डेटा भेज दिया स्विच की तरफ, तो स्विच अभी क्या करेगा, सेम करेगा। ये पोर्ट नंबर आपका मान लो 2 था, तो पोर्ट नंबर 2 पे डायनामिक एंट्री मेरे को रिसीव हो रहा है, मैक एड्रेस बी है, इसका मान लो VLAN आपका 20 था, ये पोर्ट VLAN 20 का मेंबर था, तो उसने लिख लिया 20 नंबर VLAN इन्फॉर्मेशन। तो आपका स्विच क्या करता है, अभी इसी तरह का आपका एंट्री जो है ना वो बना लेता है। अभी 20 नंबर जो VLAN है उसको भी मैं 10 कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें भी कुछ रीजन है, बाद में हम जानेंगे। तो अभी के लिए देखो ये एंट्री आपका अभी बन गया। बी ने भी कुछ कम्युनिकेशन किया था, ए ने भी किया था। अभी ए अगर कोई इन्फॉर्मेशन बी को भेजना चाहता है तो ए क्या करेगा, जो लेयर 2 इन्फॉर्मेशन आपके पास होता है ना डाटा लिंक लेयर में, इथरनेट हेडर, उसमें सोर्स मैक एड्रेस अपना लगाता है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस जिसको वो भेजना चाहता है वो इन्फॉर्मेशन वो लगा देता है। ठीक है, अभी स्विच के पास आ गया सोर्स मैक एड्रेस के लिए ए है, तो सबसे पहले अगर इससे पहले स्विच के पास ऑलरेडी एक ए के लिए एंट्री है ना, तो उस जगह पे स्विच क्या करता है, उस एंट्री को रिप्लेस कर लेता है। बस जो आपका ये वाला जो एंट्री आपके पास ऑलरेडी पुराना पड़ा था ना, उसको रिफ्रेश कर लेता है या फिर रिप्लेस कर लेता है, आप इस तरह का मान सकते हो। ठीक है, जो पुराना वाला एंट्री था उसे हटा के नया फिर से एक एंट्री बना लेता है। क्यों बनाता है हम आगे जानेंगे और एक बार। फिर क्या करेगा स्विच, सबसे पहले उसके पास जो भी फ्रेम रिसीव हुआ उसके सोर्स इन्फॉर्मेशन देख के उसने क्या किया, एक एंट्री मैक एड्रेस टेबल में बनाया। अभी उसको डिसीजन लेना है पैकेट फॉरवर्डिंग करने के लिए या फिर डेटा को डेस्टिनेशन देने के लिए, उसके पास अभी इन्फॉर्मेशन उसको डिसीजन लेना है। तो डेटा फॉरवर्डिंग डिसीजन के लिए अभी वो क्या करेगा, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस चेक करेगा। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए कोई एंट्री मेरे पास मैक एड्रेस टेबल में है कि नहीं वो चेक करेगा। अगर उसको कोई एंट्री मिल गई तो वो क्या करता है, फिर चेक करता है। एंट्री मिलती है मैक एड्रेस टेबल के लिए मेरे को ये एंट्री मिला, ठीक है। इस एंट्री मिलने के बाद फिर वो चेक करता है उस मैक एड्रेस में भेजने के लिए पोर्ट नंबर कौन सा है उस एंट्री के लिए। उसने देखा 2 नंबर पोर्ट है, ठीक है। डेटा को वो क्या करता है 2 नंबर पोर्ट में एग्जिट करा देता है, ताकि वो डेटा क्या है बी के पास इन्फॉर्मेशन पहुंच गया, फिर बी के पास जो भी काम करना है पैकेट खोल के बी उसका काम कर लेता है। तो बेसिकली आपके स्विच का जो डिसीजन होता है ना इसी तरह का होता है। हमेशा आपका स्विच 2 काम करता है। एक बार उसको कोई फ्रेम रिसीव हो गया तो सबसे पहले वो मैक एड्रेस टेबल में एंट्री कर लेता है। एक बार एंट्री बना दिया फिर उसके बाद वो क्या करता है डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के लिए डेटा फॉरवर्डिंग डिसीजन लेने के लिए वो क्या करता है मैक एड्रेस टेबल में एक एंट्री ढूंढ लेता है। उसे एंट्री मिल गया तो कौन से पोर्ट से एग्जिट करना है उसी एंट्री से उसे इन्फॉर्मेशन मिल जाता है और उसी पोर्ट से वो क्या करता है डेटा को एग्जिट करा देता है, ठीक है। आपका स्विच का ये होता है। और एक आपके पास ये होता है, ये जो मैक एड्रेस टेबल आपका एंट्री होता है ना, इस एंट्री के लिए भी एक टाइमर होता है, ठीक है। ये जो मैक एड्रेस टेबल आपके पास होता है ना उसमें जो एंट्री आपके पास होते हैं उस एंट्री के लिए एक टाइमर होता है। मतलब कितने टाइम तक एक एंट्री आपका वैलिड हो सकता है। टाइमर मतलब क्या है, कितने टाइम तक आपके मैक एड्रेस टेबल में एक डिवाइस का जो एंट्री होता है वो वैलिड हो सकता है आपका। बाय डिफॉल्ट आपको जो टाइमर होता है ना वो आपका 300 सेकेंड का होता है। इसको एजिंग टाइमर बोलते हैं, ठीक है। मैक एड्रेस यहां पे मैं लिख लेता हूं छोटा सा, ठीक है। आपके मैक एड्रेस टेबल में जो एंट्री बनते हैं ना, अगर डायनामिक एंट्री के बारे में आप बात करते हो
स्टैटिक के लिए नहीं, स्टैटिक आपका हमेशा होता है। इसमें सिर्फ मैं डायनामिक के बारे में बात करता हूँ। अगर आपके स्विच के पास कोई फ्रेम रिसीव हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग उसने सोर्स के इन्फॉर्मेशन लेके अगर कोई डायनामिक एंट्री बनाया है, तो उस डायनामिक एंट्री के लिए बाय डिफॉल्ट आपके स्विच में जो मैक एड्रेस एजिंग टाइमर होता है ना, वो 300 सेकंड होता है। मतलब इसके पास ये वाला जो आपका एंट्री है ना, ये वाला जो पहले वाला एंट्री है, जिस टाइम पे रिसीव हुआ था 300 सेकंड के बाद ये एंट्री आपका डिलीट हो जाता है मैक एड्रेस टेबल से। ठीक है, 300 सेकंड एक बार कंप्लीट हो जाता है, फिर आपका ये जो एंट्री होता है ना, ये आपका ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। फिर नया एंट्री आपका कैसे आता है, फिर से अगर ये वाला डिवाइस कोई पैकेट भेजेगा स्विच की तरफ, स्विच फिर से एक नया एंट्री बना लेता है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज़ बताया थोड़ी देर पहले, मैंने बताया कि जब भी स्विच के पास मान लो एक एंट्री ऑलरेडी पड़ा था और ए ने फिर से एक पैकेट स्विच के पास भेज दिया, या फिर कोई डेटा फ्रेम स्विच के पास भेज दिया, स्विच क्या करता है, पुराने वाला जो एंट्री होता है उसको रिप्लेस कर लेता है। क्यों करता है? क्योंकि पुराने वाला जो एंट्री होता है ना, मान लो इस एंट्री में आपका 60 सेकंड चला गया, अभी 4 मिनट के लिए ये वैलिड है, आपको पता है। उसके बाद क्या है, ए ने फिर से एक पैकेट भेज दी, स्विच क्या करता है, इसको रिप्लेस कर देता है और इसका जो एजिंग टाइमर है ना, उसे फिर से 300 सेकंड से चालू कर देता है। मतलब इसका एजिंग टाइमर जो बाकी था आपके पास 4 मिनट का, वो अभी फिर से नया 5 मिनट के लिए हो जाता है उसका एजिंग टाइमर। हर एक एंट्री के लिए स्विच का बाय डिफॉल्ट ऐसा ही होता है, आपका 300 सेकंड का एजिंग टाइमर होता है। लेकिन आप चाहो तो इसे कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से भी चेंज कर सकते हो। आप 2 तरह का कॉन्फ़िगरेशन करके आप यहाँ पे एंट्री चेंज कर सकते हो। किस तरह का? ठीक है, आप अगर चाहो तो किसी एक पोर्ट के लिए भी आप मैक एड्रेस चेंज कर सकते हो, या फिर आप किसी मल्टीपल पोर्ट के लिए अगर आप चेंज करना चाहते हो तो फिर आप एक VLAN के लिए भी चेंज कर सकते हो। मतलब आप अगर एक पोर्ट के लिए करना चाहते हो तो स्पेसिफिकली उस पोर्ट के लिए भी आप मैक एड्रेस टाइम, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 5 मिनट के लिए एंट्री है, मैं चाहता हूँ 10 मिनट करने के लिए, तो उससे मैं कॉन्फ़िगर उस पोर्ट के लिए 600 सेकंड के लिए कर सकता हूँ। या फिर अगर मैं चाहता हूँ, मेरे पास 10 पोर्ट है एक स्विच में जो कि VLAN 5 का मेंबर है, मैं उनके लिए 15 मिनट करना चाहता हूँ, तो उस VLAN के लिए भी मैं कॉन्फ़िगरेशन कर सकता हूँ, ताकि उस VLAN के जो भी पोर्ट मेंबर है ना, सारे पोर्ट के लिए ये जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी एजिंग टाइमर मैं सेट कर रहा हूँ, वो रिफ्लेक्ट में आ जाए। 2 तरह से हम यहाँ पे जो मैक एड्रेस टेबल का एजिंग टाइमर होता है ना, उस एजिंग टाइमर को हम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस मैक एड्रेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसके टेबल के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। इसमें मेरे पास कोई डिवाइस कनेक्ट नहीं है, इसलिए आपके पास नहीं दिखा रहा है। ठीक है, इस कमांड से आपको दिख जाता है कि आपका मैक एड्रेस टेबल का जो एजिंग टाइम है ना, वो कितना है। हालांकि यहाँ पे ये ग्लोबल एजिंग टाइम आपका दिखा रहा है। ग्लोबल मतलब आपका पूरे स्विच के लिए जो एजिंग टाइम होता है, सारे VLAN के लिए जो बाय डिफॉल्ट आपके पास है, वो दिखा रहा है। अगर आप किसी VLAN के लिए आपने एजिंग टाइम चेंज किया है ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो VLAN और एजिंग टाइम का इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसके नीचे आपका एंट्री बन जाता है, कौन से VLAN के लिए आपका एजिंग टाइमर कितना कॉन्फ़िगर हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाता है। मैं एक बार तभी तक पैकेट ट्रेसर ऑन कर लेता हूँ। हालांकि मैं पैकेट ट्रेसर में आपको गारंटी नहीं दे सकता कि कितने सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो करेगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे, जितने भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है हम देखेंगे। ठीक है, इसमें अगर आप स्टैटिक एंट्री को सिर्फ देखना चाहते हो तो फिर आप स्टैटिक लगा सकते हो कि स्टैटिक के लिए आपने कौन सा एंट्री बनाया। अगर आप सिर्फ डायनामिक एंट्री देखना चाहते हो तो फिर उस केस में आप डायनामिक भी टाइप कर सकते हो, शो मैक एड्रेस टेबल, उसके बाद आपके पास कमांड होता है डायनामिक या स्टैटिक। आप स्टैटिक चलाओगे तो स्टैटिक वाला एंट्री जो भी आपने मैन्युअली बनाया वो आपको दिखाएगा। डायनामिक अगर आप चलाते हो तो उसमें अपना डिवाइस जो है ऑटोमेटिकली क्या क्या एंट्री उसने बना के रखा है, वो इन्फॉर्मेशन आपको दिख जाता है। आप अगर किसी इंटरफेस के लिए आप पूरे स्पेसिफिक जो एंट्री वो अगर देखना चाहते हो तो उस केस में आप ये वाला कमांड टाइप कर सकते हो। इंटरफेस का नाम इथरनेट है, उसके बाद मान लो मैं इथरनेट 0x0 के लिए देखना चाहता हूँ, तो उसके लिए मेरा कितना मैक एड्रेस टेबल एंट्री बना है ना, वो मेरे को दिखा देगा। मतलब आपका ऐसा होता है कि ना कि ये एक स्विच है, इस पोर्ट के साथ आपने और एक स्विच या फिर आप मान लो एक हब आपने कनेक्ट करके रखा, उस हब के साथ आपने 3 डिवाइस कनेक्ट किया। पहले वाला डिवाइस का मैक एड्रेस ए है, दूसरे का बी है, तीसरे का सी है। अगर तीनों ने कुछ कुछ पैकेट स्विच की तरफ भेजा है ना, तो स्विच के 1 नंबर पोर्ट के साथ मान लो 3 डिवाइस से कुछ कम्युनिकेशन हुआ है, तो मैक टेबल एंट्री में भी स्विच दिखा देता है कि एक के साथ आपका ए वाला डिवाइस कनेक्ट है, एक के साथ बी वाला मैक एड्रेस एंट्री बनाता है,
एक नंबर पोर्ट के साथ सी वाले मैक एड्रेस के लिए भी वो मल्टीपल एंट्री बना लेता है। जैसे आपके पास हम जब आगे जाएंगे आपको एक ट्रंक लिंक देखने को मिलेगा, जो कि दो स्विचेस के बीच हम क्या करते हैं, ट्रंक लिंक बनाते हैं। तो उसमें उस ट्रंक लिंक के लिए आपके बहुत सारे एंट्री जो होता है ना वो बन जाता है, क्योंकि ट्रंक लिंक में आपका क्या होता है, जो भी इस स्विच में जो भी जितने मल्टीपल मान लो 100 ऑफ यूजर अगर आपके पास इस स्विच के पास थे, अगर वो कम्युनिकेट इस स्विच के थ्रू कर रहे हैं ना, तो उस स्विच में इसी पोर्ट के लिए, मान लो ये पोर्ट नंबर 1 था, इसी पोर्ट के लिए हर एक डिवाइस के लिए एक एक एंट्री आपका बन जाता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका एक पोर्ट में आपका बहुत सारा एंट्री देखने को मिलता है, लेकिन एक एंट्री के लिए आपको कभी बहुत सारे पोर्ट देखने को नहीं मिलेगा। मेरा कहना का ये मतलब है, आप यहाँ पे देख लो, एक नंबर पोर्ट में आपको बहुत सारे डिवाइस के लिए एंट्री देखने को मिल रहा है, मल्टीपल डिवाइस के लिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि एक नंबर पोर्ट के साथ ए डिवाइस कनेक्ट है, 2 नंबर पोर्ट के साथ भी ए डिवाइस कनेक्ट है। इस तरह का आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये आपको देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब आपके स्विच में कुछ लूप बना है या फिर कुछ दिक्कत है। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो तो अभी आपको दिखने को मिलेगा। जब हम एसटीपी के बारे में पढ़ेंगे तो इसके बारे में और थोड़ा हम देखेंगे। ठीक है, मैं इसमें जो इंटरफेस है ना उसका मैक एड्रेस चेंज करता हूँ ताकि आपको पहचान में आ जाए कौन से वाला डिवाइस का। मैं सबसे पहले जो है ना आपके पास उसका मैक एड्रेस में ए ले लेता हूँ, उसमें एक आईपी एड्रेस, तो हमें डिवाइस टू डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए आईपी एड्रेस तो चाहिए। इस डिवाइस के जो मैक एड्रेस है उससे मैं ले लेता हूँ बी। ठीक है, हालांकि ये मैक एड्रेस आप अपना डिवाइस में चेंज नहीं कर सकता। आप चाहो तो कुछ टूल आपको देखने को मिलते हैं, उस टूल से भी आप कर सकते हो, लेकिन हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ता है मैक एड्रेस चेंज करने के लिए। ठीक है, तो 3 डिवाइस को मैंने आईपी दे दी। अब देखो इस डिवाइस से मैं एक पैकेट जनरेट कर लेता हूँ, मतलब मैं यहाँ से क्या करूँगा, अभी कोशिश करूँगा कि एक दूसरे डिवाइस को पिंग करने के लिए मेरे को कुछ पैकेट जनरेट करना है ना, इसलिए। ठीक है, मेरा पिंग हो रहा है। अभी इस स्विच के मैक एड्रेस टेबल पे मैं चला जाऊँगा। हालांकि ये कमांड यहाँ पे काम कर रहा है। अब देख लो, अभी के लिए आपको तीनों डिवाइस के एंट्री देखने के लिए मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने जो भी डिवाइस मैंने आपको बताया था ना, आपके डिवाइस जब भी ऑन आते हैं या फिर किसी भी डिवाइस के साथ आप कनेक्ट कर लेते हो, लाइन प्रोटोकॉल के बारे में जब हम बात करते थे तो मैंने आपको बताया था ना एक स्टोरी छोटा सा, कि इस स्विच के साथ आप ये मान लो आपके पास एक डिवाइस है जिसका मैक एड्रेस ए है, ये आपका स्विच है। तो क्या होता है, आपके डिवाइस जब भी ये वाला पोर्ट आप ऑन कर लेते हो ना, ये डिवाइस क्या करता है, की पे लाइव मैसेज भेज देता है, और हर 10 सेकंड के बाद वो की पे लाइव मैसेज भेजता रहता है। इसीलिए आपके सारे डिवाइस के लिए यहाँ पे उसी मैसेज से भी आपका एंट्री बन जाता है। ठीक है, उसमें भी आपका लेयर 2 का इन्फॉर्मेशन होता है, तो उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी आपका क्या होता है, जो भी एंट्री होता है ना वो एंट्री आपका बन जाता है। तो इसलिए आप देख सकते हो यहाँ पे मैक एड्रेस टेबल वाला जो एंट्री है ना, 3 डिवाइस मैंने कनेक्ट करके रखा है। सारे मेरा अभी के लिए VLAN 1 का इन्फॉर्मेशन, सारे अभी के लिए मेरा VLAN 1 का पार्ट है, क्योंकि आपके डिवाइस जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है ना वो VLAN 1 का सारे पोर्ट एक डिवाइस के आपके क्या होते हैं, VLAN 1 के ही पार्ट होते हैं। उसके बाद मैक एड्रेस में आप देख सकते हो जो भी डिवाइस का मैनुअली मैंने मैक एड्रेस किया तो वो मैक एड्रेस का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है। ये डायनामिक एंट्री आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए क्योंकि स्विच के पास कुछ पैकेट आए हैं, आने के बाद स्विच ने इस एंट्री को बनाया, और इसमें ये वाला मैक एड्रेस आपका फास्ट इथरनेट 0x1 पे कनेक्ट है, इसलिए पोर्ट की इन्फॉर्मेशन उसने जिस पोर्ट के साथ जिस डिवाइस कनेक्ट है या फिर जिस पोर्ट में जिस मैक एड्रेस के लिए उसको कुछ पैकेट या फिर इन्फॉर्मेशन एंट्री मिली है ना, उसी के बारे में वो इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। इसमें आपको ज़्यादा कमांड देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि ये पैकेट ट्रस्टर है, तो इसमें स्टैटिक के लिए आपको मिल रहा है। आप चाहो तो स्टैटिक एंट्री के लिए आप देख सकते हो। मैं एक बार स्टैटिक एंट्री बना के आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ बनाने के लिए।
ठीक है। इसमें मैं क्या चाहता हूँ, मैं एक स्टैटिक एंट्री बनाना चाहता हूँ। कौन से वाले पोर्ट के लिए, जो फास्ट इथरनेट 0x1 पोर्ट है ना, उसके लिए। मान लो मैं एग्जांपल ये बनाना चाहता हूँ। मेरे को पता है कि उस पोर्ट के साथ ये वाला मैक एड्रेस मेरा कनेक्ट है, तो मैंने मैक एड्रेस का इन्फॉर्मेशन ले दिया। फिर उसके बाद VLAN में कौन से वाला VLAN यहाँ पे यूज करूँगा, मान लो वो नंबर 1 वाला VLAN पे कनेक्ट है, तो VLAN मैंने दे दिया। और इंटरफेस कौन सा वाला, मुझे पता है फास्ट इथरनेट 0x1 पे वो कनेक्ट है। ये मेरा एंट्री बन गई स्टैटिक के लिए। अभी अगर मैं करता हूँ, ठीक है, ये वाला एंट्री आप देखो, अभी मेरे को स्टैटिक दिखा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब भी हम कोई स्टैटिक एंट्री बनाते हैं ना, तो उस केस में स्टैटिक एंट्री बनाने से पहले हमें याद रखना चाहिए, हमें ध्यान देना पड़ता है उस पोर्ट में एग्जैक्टली वो डिवाइस आपका कनेक्ट होना चाहिए। अगर कनेक्ट नहीं है, आपने कुछ गलत एंट्री बना ली, मान लो फास्ट इथरनेट 0x2 पे वो डिवाइस आपका कनेक्ट है, लेकिन आपने स्टैटिक एंट्री 0x1 के लिए बना दी, तो आपका डेटा हमेशा स्विच के पास ड्रॉप होता रहेगा। इसीलिए क्योंकि आपका डायनामिक एंट्री से ज़्यादा आपका स्टैटिक एंट्री जो है ना, वो प्रीफर होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो डायनामिक एंट्री ऑलरेडी पहले से था इसके लिए, लेकिन जब हमने स्टैटिक बना दी ना, ये स्टैटिक एंट्री को प्रीफर कर लिया। ठीक है। अभी अगर गलती से मैं ये पोर्ट के जगह ना फास्ट इथरनेट 0x2 ले लेता, तो हमेशा आपका डिवाइस क्या करेगा, आपका डिवाइस 0x1 पे कनेक्ट है, लेकिन आपका स्विच जो भी डेटा जब भी एग्जिट करने की कोशिश करेगा ना, वो 0x2 पे भेज देता गलती से। तो उससे क्या होता, आपका डेटा कभी उसके पास पहुंचता ही नहीं, आपका रास्ते में डेटा ड्रॉप होता। जो भी डिवाइस के पास जाता 0x2 में जो कनेक्ट है उसके पास चला जाता और वो डिस्कार्ड कर देता, क्योंकि उसके लिए नहीं है। ठीक है। तो जब भी आप कोई स्टैटिक एंट्री बनाते हो, तो उससे पहले आपको देखना चाहिए ये सारे इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पे एजिंग टाइमर वगैरह आपको शो नहीं करा रहा है, हालांकि यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया था एजिंग टाइमर वगैरह आप चेंज कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एक बार एजिंग टाइमर चेंज करके भी दिखाता हूँ। मैक एड्रेस टेबल, एजिंग टाइमर, उसके बाद आप देख लेना, आपको 2 इन्फॉर्मेशन वो दिखा रहा है। आप अगर 0 यहाँ पे लिखा देते हो, तो फिर एजिंग टाइमर ये डिसेबल कर देता है। आप अगर चाहो ग्लोबली अगर चेंज करना चाहते हो अपने स्विच के लिए, तो आप कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो चेंज कर सकते हो, मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। ठीक है। अब अगर ग्लोबली मैं चाहता हूँ, मेरे पास अभी 300 सेकंड के लिए है, और मैं 600 सेकंड अगर चेंज करना चाहता हूँ ना 600 सेकंड के लिए, तो यहाँ पे मैं 600 सेकंड दे सकता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ऑप्शन में आपको कैरेज रिटर्न दिखा रहा है, मतलब यहाँ से भी मैं एंट्री दबा सकता हूँ। अगर यहाँ से मैं एंटर दबा देता हूँ ना, तो मेरे जो ग्लोबल के लिए होता है ना, आप देखो वो ग्लोबल का इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपका पूरे स्विच के लिए आपका चेंज हो जाता है। ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ किसी पोर्ट के लिए चेंज करने के लिए, तो मैं क्या करूँगा, मैक एड्रेस टेबल एजिंग टाइम, उसके बाद जो भी टाइम मैं देना चाहता हूँ, मान लो कि मैं 450 सेकंड देना चाहता हूँ, किसके लिए, मैं VLAN 1 के लिए, VLAN 1 में जितने भी मेरे पास पड़े हैं ना उनके लिए, तो VLAN नंबर ऐसे मैं दे सकता हूँ। ठीक है। उससे क्या होगा, ठीक है, अभी देखो VLAN 1 के लिए जो मैंने टाइम सेट किया ना, उनके लिए ये हो गया। मतलब VLAN 1 में जो भी आपका एंट्री बनेगा, VLAN 1 के लिए जो भी एंट्री आपका बनेगा, उसके लिए एजिंग टाइमर अभी के लिए आपका 450 हो जाएगा। उनको छोड़ के, VLAN 1 वाले को छोड़ के, और भी जितना एंट्री आपका बनेगा वो ग्लोबल के हिसाब से चलेगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं किसी इंटरफेस के लिए भी कर सकता हूँ, तो उसके लिए मेरे पास कमांड ये होगा। इसके बाद मैं मान लो किसी के लिए 900 सेकंड चेक करना चाहता हूँ, तो मैं कर सकता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, VLAN के बारे में मेरे को इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा। उसके बाद VLAN ID, कौन से VLAN का वो पार्ट है, इसमें वो इंटरफेस वाला नहीं ले रहा है आपका। ठीक है। तो इसमें आप जब भी चेंज करना चाहो ना, इसमें शायद मैंने आपको थोड़ा गलत यहाँ पे बता दिया, मॉडिफाई कर लेता हूँ इसे। हाँ गया। आप इसको ग्लोबल और VLAN बेसिस पे आप कर सकते हो। ठीक है। ग्लोबल मतलब पूरे स्विच के लिए आप उसे कर सकते हो, या फिर आप VLAN बेसिस पे कर सकते हो। थोड़ा इसको आप देख लेना, मैंने आपको बता दिया, तो भी आप पढ़ लेना, ये ग्लोबल लिखा है। आप चाहो तो किसी VLAN के लिए आप चेंज कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो पूरे स्विच के लिए भी आप चेंज कर सकते हो, जो एजिंग टाइमर आपके पास है। और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन एक बार मैं देख लेता हूँ। किसी इंटरफेस के लिए अगर आप एंट्री देखना चाहते हो, तो ये कमांड आपका पैकेट ट्रेसर में नहीं चल रहा, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन एक इंटरफेस के लिए जो भी मल्टीपल आपके पास होंगे ना, उसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हो। डायनामिक एंट्री चेक करने के लिए ये, और ये आपका काउंट चेक करने के लिए। इस कमांड से आपको पता चल जाता है कि आपके जो मैक एड्रेस टेबल है ना, उसमें आप कितना एंट्री बना सकते हो। आप यहाँ पे देख लो, आपके पूरा डिवाइस के लिए जो भी स्पेस अवेलेबल है ना, वो इतने सारे मैक एड्रेस टेबल एंट्री अभी आप बना सकते हो। जो भी आपके पास डिवाइस में मेमोरी है, उसे बनाने के लिए उस एंट्री को
तो उस एंट्री को बनाने के लिए आपके पास अभी इतना एंट्री आप बना सकते हो, ये आपको दिखा रहा है। और यहाँ पे ये लिस्ट बता रहा है जिसमें मेरे पास इस डिवाइस में कुछ VLAN क्रिएट है, VLAN 14, VLAN 15 इस तरह का मैंने क्रिएट करके रखा है। और उस VLAN के लिए आपके पास कितना एंट्री है, मतलब मान लो कि VLAN 14 के लिए आपके पास कुछ एंट्री है, तो सबसे पहले ये जो डायनामिक एंट्री है ना, कितने आपके पास डायनामिक एंट्री है, कितने स्टैटिक के लिए आपने एंट्री रखा है, और टोटल मैक एड्रेस कितना आपने स्टोर करके रखा है, मतलब डायनामिक प्लस स्टैटिक मिला के, उसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है। हालांकि ये वाला कमांड के साथ मैं आपको दिखा देता, लेकिन आपके पास वो वाला नहीं है ना, पैकेट ट्रेसर में कमांड चालू नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। लेकिन बाद में हम देख लेंगे इस वाले पे, जब भी हम मल्टीपल डिवाइस चला के मैं आपको दिखाऊंगा ना, तो उसमें मैं आपको ये वाला एंट्री आपको दिखा दूंगा। और ये जो आपका मैक एड्रेस टेबल होता है ना, एक आपके पास ASIC चिप होता है, उस चिप के अंदर ASIC का फुल फॉर्म शायद आपका ये होता है अमेरिकन स्टैंडर्ड इंटीग्रेटेड चिप, ठीक है। इस चिप के अंदर स्विच क्या करता है, आपके जो मैक एड्रेस टेबल एंट्री होता है ना, उस मैक एड्रेस टेबल को टेबल के जो इन्फॉर्मेशन आपके पास एंट्री है, उस टेबल के इन्फॉर्मेशन को ये क्या करता है, ASIC चिप के अंदर स्टोर करके रखता है। और कभी कभी आपको कोई अगर इंटरव्यू वगैरह में आप जाते हो, कैम टेबल, कभी कभी किसी बुक में भी आपको मैक एड्रेस टेबल की जगह आपको कैम टेबल देखने को मिलेगा, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। मैक एड्रेस टेबल या फिर कैम टेबल, आपको दो तरह के नाम से आपको देखने को मिलता है। और ये कैम टेबल का इन्फॉर्मेशन जो, या फिर मैक एड्रेस टेबल का इन्फॉर्मेशन आपके स्विच में एक ASIC चिप करके एक चिप होता है, उस चिप में कुछ मेमोरी होता है, उस मेमोरी के अंदर आपका जो ये इन्फॉर्मेशन होता है ये आपका स्टोर होता है, ठीक है। ये आपका मैक एड्रेस टेबल के लिए आपका एंट्री, आपका कैसे एंट्री बनता है, क्या बनता है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन हो गया। और आपका बेसिक सा स्विच में क्या क्या चीज़ होता है। आपके पास एक कमांड होता है, यहाँ पे वो कमांड नहीं चल रहा है, आपके पास एक कमांड होता है शो SDM प्रीफर। इसमें भी आपको दिखा देता है कि आपके पास कितने मैक एड्रेस टेबल का आप एंट्री बना सकते हो, ठीक है। और आपके स्विच के पास मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे मैक एड्रेस होता है, इसके बारे में शायद मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ। स्विच का बेस मैक एड्रेस मैंने आपको बताया, उसको अगर आप चेक करना चाहते हो तो 100 वर्जन वाला कमांड पे आपको दिखा देगा। यहाँ पे हालांकि ये नहीं दिखा रहा है, इसमें हमें दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेस इथरनेट मैक एड्रेस, ये आपका स्विच का बेस मैक एड्रेस। और किसी इंटरफेस के लिए अगर आप चेक करना चाहते हो तो आपके पास एक कमांड उस इंटरफेस के लिए मैंने आपको बताया था, शो इंटरफेस, इंटरफेस का नाम, उसके बाद इंटरफेस का नंबर, उसमें आपको दिखा देगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाला हो गया जो मैक एड्रेस आपका, जो इंटरफेस का मैक एड्रेस आपका है, वो वाला मैक एड्रेस आपका हो गया। तो आपके स्विच में बेसिकली आपका यही होता है कि आपके स्विच के पास एक ग्लोबल मैक एड्रेस या फिर बेस मैक एड्रेस आप मान सकते हो, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आप क्या कर सकते हो, आप 100 वर्जन वाला कमांड से आप ले सकते हो। और एक आपके पास स्विच में क्या होता है, आपके पास हर एक पोर्ट के लिए आपका अलग अलग सा एक मैक एड्रेस होता है।